Good afternoon, 7th class. Today we are going to start our new chapter, and our chapter name is Components of Environment. Chapter 11. Warm up. Every organism means living thing, is affected by many factors. These factors include air, water, soil, temperature, sunlight, wind, and many other things. These factors are commonly called environment factors. अभी देखिए जो फैक्टर्स हैं बेटा, ये सब देखेंगे अपने, एयर, वाटर, सोयल, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड, ये सभी क्या है, इनसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्टेड होते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर. द टर्म एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड सर्वाइव्स. It is derived from the French word environ, which means to surround. It is a combination of natural and man-made phenomena. There are many different environments on earth. We can also define environment as a surrounding and condition that influence or affect the existence and growth of plants, animals and human beings of that place. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, जितनी भी लिविंग एक्सटर्नल चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जो कि उनकी लाइफ, उनके जीवन को या उनके जीने के तरीक़ों से सर्वाइव करती है, वो सभी आपके टर्म जो है एनवायरनमेंट में आएंगे. और जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो आपके फ्रेंच वर्ड एनवायरर से लिया गया, जिसका मीन्स है टू सराउंड. इट मीन्स एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सभी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. और ये जो कंडीशन, जो कॉम्बिनेशन है एनवायरनमेंट का, वो आपका नेचुरल और मैन मेड, यानी कि एक तो हो गया प्राकृत जो गॉड गिफ्टेड है, और दूसरा जो मैन मेड यानी कि जो मैन ने बनाया है. तो इन सब के कॉम्बिनेशन से फिनोमिना, इनकी घटनाएं होती हैं. अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर ह्यूमन बींग ग्रोथ करते हैं और प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब हर एक प्लेस का अपना एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर उस एरिया के पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स इन्फ्लुएंस होते हैं उस एनवायरनमेंट से, उस एनवायरनमेंट पे ग्रोथ करते हैं. तो एक पर्टिकुलर प्लेस का जो है वो डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग्स पे. तो सराउंडिंग्स मीन्स क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है. अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब जो एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट क्या है, इनके एनवायरनमेंट के और टाइप्स क्या क्या हैं. द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड जियोग्राफी. जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो भी, अब देखिए जो एक्सटर्नल थिंग्स है हमारे, जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की और जो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वही क्या है, जियोग्राफी है. इट ऑल्सो रेफर्स टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द environment. On the basis of origin, it is broadly classified into two groups, natural environment and man-made environment. अब देखिए environment को हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, दूसरा एनवायरनमेंट जो कि मैन ने अपने हाथों से खुद बनाया है. अब देखिए मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या हो जाएंगे, रोड्स आ जाएंगे, ब्रिजेस हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगी, स्कूल्स हो जाएंगे. मीन्स ये सभी मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, भगवान ने हमको गिफ्ट नहीं दिए, अगर मैन ने बनाए हैं. अब देखिए द एलिमेंट्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, वेजिटेशन एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय नेचर. यस, देखिए जो माउंटेन्स है वो ह्यूमन ने नहीं बनाई है, रिवर्स नहीं बनाई है, एनिमल्स नहीं बनाए हैं, वेजिटेशन नहीं बनाई है, ये सब क्रिएशन मैन की नहीं है, ये सब क्रिएशन किसकी है, नेचर की है. यानी कि ये सभी चीज़ें नेचर्स के थ्रू बनी है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट बोलेंगे. दे आर फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट. और यही सारे जो चीज़ें नेचर्स के थ्रू गिफ्टेड हैं हमें, वही जो चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें, उन्हीं से बना है नेचुरल एनवायरनमेंट. इट कंप्राइजेज 3 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि जो इस एनवायरनमेंट के हैं वो 3 जो हैं 3 पार्ट्स इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिकल एनवायरनमेंट. अब देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आएंगी. इट इज़ also called abiotic environment, यानी कि abiotic means all non living thing. abiotic means बेटा नॉन लिविंग थिंग जो कि जिंदा नहीं है, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट पे अबायोटिक चीज़ें आएंगी, इसको हम अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहेंगे. द फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज होता है बेटा बना हुआ all the non-living or abiotic component of environment like the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. अब देखिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो किससे बना है, लिथोस्फेयर. लिथो बेटा आपको लिथोस्फेयर, लिथो मीन्स होता है हार्ड सरफेस, यानी कि पत्थर. लिथो मीन्स हार्ड सरफेस या पत्थर, यानी कि वो
वो इलाका या वो एरिया जो कि हार्ड है। उसके बाद क्या है, एटमो मीन्स क्या होता है आपका एयर, यानी कि वो एटमॉस्फेयर जो कि जिसके अंदर आपकी एयर है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर, यानी कि वो स्फीयर, वो इलाका या वो एरिया जो कि पानी से बना है। अब देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में 3 मेन थिंग्स क्या आएंगी, लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ का सरफेस जिस पे हम रहते हैं, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जिसमें सभी गैसेस प्रेजेंट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सभी। हाइड्रोस्फीयर यानी कि अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है, जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो सभी किसका पार्ट है, आपके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ओके बेटा, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर। अब देखिए नाउ सेकंड क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए बेटा फिजिकल एनवायरनमेंट में सभी नॉन लिविंग थिंग्स थी। अब बायोलॉजिकल, बायो मीन्स ही क्या होती है बेटा लाइफ, बायो मीन्स क्या होती है लाइफ, यानी कि यहाँ पर वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि इसके अंदर सभी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। It is also called biotic environment. The biological environment comprises the living things. Physical environment non living things यानी कि abiotic component से बना है, और हमारा बायोलॉजिकल किससे बना है, लिविंग बींग से। अब देखिए लिविंग चीज़ें इसमें कौन कौन सी आएंगी, जैसे लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल, डैट यू कैन नॉट सी यूअर नेक्ड आई, यानी कि अपनी नंगी आंखों से हम इन ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, तो ये सभी क्या हैं आपके बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, और इवन हम भी, और जो जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नहीं देख सकते, वो सब क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए अमंग दीज द प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑल द मैटर। अब देखिए इन सब में जो लिविंग कंपोनेंट है, इन सब में जो है प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले वही है जो कि सभी मैटर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सभी यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स दैमसेल्फ, एनिमल्स एंड मैन। यानी कि सबसे पहले प्लांट ही वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स और मैन यानी कि हमें चाहिए होती है। क्योंकि हम मोस्टली अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, या तो एनिमल्स के ऊपर या कि प्लांट के ऊपर, दो ही सोर्सेज हैं हमारे फूड के। तो अब देखिए जो एनिमल्स हैं हमारे, जैसे कि हम एनिमल से एग लेते हैं, फ्लैश लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो ये जो एनिमल्स है ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो अगर सबसे पहले जो मेन प्रोड्यूसर वो क्या है, प्लांट है। प्लांट अपना खाना सेल्फ बनाते हैं, और हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। नाउ नंबर 3 पॉइंट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो कि मैन मेड है। द ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन हु इज़ प्लेस एज द टॉप। देखिए जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको टॉप पे रखा गया बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द एनवायरनमेंट। क्यों भी ह्यूमन के अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है, वो स्किल है कि वो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। हीज़ क्रिएशन यानी कि जो भी चीज़ें ह्यूमन के थ्रू बनी हुई है तो वो उसकी वो क्रिएशन होगी, सच एज रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन मेकअप द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये सभी चीज़ें ह्यूमन बनाता है। नाउ देखिए एनवायरनमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिजिकल अभी हमने स्टडी किया है, फिजिकल में अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग। बायोलॉजिकल मैंने बताया था, बायो मीन्स लाइफ, इसके अंदर इट मीन्स इसके अंदर सभी लिविंग थिंग्स इंक्लूड हैं। बायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग, और देन है ह्यूमन, यानी कि एनवायरनमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए फिजिकल या और अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, लिथोस्फेरिक यानी कि जो हार्ड सरफेस है हमारी अर्थ का, हाइड्रोस्फेरिक यानी कि जो वाटर है, और एटमॉस्फेरिक यानी कि जो गैसेज हैं। ठीक है, वो सभी इनके अंदर इंक्लूड होगी। अब देखिए बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक के अंदर हम लाइफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, फ्लोरल। फ्लोरल मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी वेजिटेशन है वो इस कैटेगरी में आएंगी। फिर है आपके फोनल। फोनल क्या होंगे, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। देन नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लिविंग थिंग्स जो कि आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी।
देन है ह्यूमन बींग्स यानी कि वी। अब देखिए ह्यूमन आ जाइए। ह्यूमन क्या कौन सा एनवायरनमेंट बनाएगा? सोशल, जो कि हम बनाते हैं क्योंकि ह्यूमन क्या एक सोशल पर्सन है, अकेला वो नहीं रह सकता, उसको ग्रुप में रहना पसंद है। इकोनॉमिक यानी कि हम अपनी अर्निंग के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक होगी। एंड कल्चरल, सभी का अपना एक कल्चर है। तो ये सभी एनवायरनमेंट हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ डिवीज़न ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द 4 मेजर रिम्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो 4 मेजर पार्ट हैं उससे आप फेमिलियर यानी कि उसको आप जान चुके हैं। लाइक लिथोस्फेयर, अभी बताया था, जो हार्ड सरफेस है अर्थ का वो लिथोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, जहाँ वाटर है वो हाइड्रोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर, जहाँ गैसेज है वो गैसेज वो एटमॉस्फेयर है। जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ ये तीनों स्फेयर मिलते हैं वहीं पर ही क्या होती है? लाइफ पॉसिबल है। अगर आपको मैं डायरेक्ट लिथोस्फेयर में छोड़ दूँ कि बेटा आप तो ना एक हार्ड सरफेस पे रहो, वहाँ पे ना आपके पास वाटर है ना आपके पास गैसेज है, इनके ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स वहाँ पर बायोस्फेयर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको डायरेक्ट आपको हाइड्रोस्फेयर पे छोड़ दूँ, इट मीन्स वहाँ पर वाटर ही वाटर, ना कोई हार्ड सरफेस है, ना वहाँ लिथोस्फेयर, ना वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो अकेले आप पानी पर वाटर पर जीवित नहीं रह सकते। अगर मैं आपको एटमॉस्फेयर पे सिर्फ आपके पास गैसेज ही गैसेज हैं, लिथोस्फेयर नहीं है, कोई हार्ड सरफेस नहीं है, कोई वाटर नहीं है आपके पास, तो आप उसमें भी नहीं रह सकते। इट मीन्स लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए आपको लिथोस्फेयर भी चाहिए, आपको हाइड्रोस्फेयर भी चाहिए, आपको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, तभी आपकी लाइफ पॉसिबल होगी, तभी हमारा जो बायोस्फेयर है वो पॉसिबल हो सकता है। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, यानी कि 6th क्लास में बेटा आप पढ़ चुके होंगे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर 6th क्लास के अंदर। लेट अस रिफ्रेश आवर नॉलेज अबाउट दीज रिम्स। चलो हम अपनी नॉलेज को फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर से तरोताज़ा करते हैं, इनको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। अभी देखिए ये जो सारे कंपोनेंट है ये क्या है? आपके अबायोटिक कंपोनेंट में आ रहे हैं, आपके लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। अब देखिए अबायोटिक कंपोनेंट लिथोस्फेयर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फेयर। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड सरफेस है आपकी टॉप लेयर जो है, जिसपे कि हम जीते हैं, हम हार्ड सरफेस पे ही रहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फेयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर। अब ये देखिए जो हम यहाँ पर रहते हैं ये क्या है? एक थिन लेयर है चट्टानों की, मिनरल्स की, ठीक है, इससे बनी हुई है ये आपकी लिथोस्फेयर। किससे बनी हुई है? रॉक से बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है, और जो कि एक सोइल की जिसके ऊपर थिन लेयर है, जो कि एक थिन लेयर से कवर्ड है। और जो ये हमारा लिथोस्फेयर है उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस कितनी है? 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। द रॉकी एंड इरेगुलर लैंडफॉर्म एक्सटेंड ओवर बोथ द कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ओशियन बेसिन। Lithosphere provide us a variety of landforms like mountains, plateaus, plains, valleys, etc. अभी देखिए जो ये चट्टानें हैं ये आपके कॉन्टिनेंट से लेके जो ओशियन बेसिन है वहाँ तक फैली हुई है, इनकी जो ओशियन है उसके नीचे भी आपकी रॉक्स यानी कि हार्ड सरफेस है। लिथोस्फेयर जो है हमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि माउंटेन्स, ये भी आपने देखे होंगे या सुने होंगे। प्लेट्यूज और माउंटेन्स में बेटा डिफरेंस क्या होता है? जो माउंटेन होते हैं वो ऐसे कॉनिकल शेप में होते हैं, ये मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था, 6 ब्लू एंड 6 ग्रीन क्लास। ये ऐसे कॉनिकल शेप में होते हैं, लेकिन जब इसकी ऊपर की ये हट जाती है यानी कि ये ऐसे फ्लैट सरफेस में आ जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड योर प्लेट्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। यानी कि माउंटेन ही होते हैं एक तरफ से, लेकिन इनका जो टॉप एरिया होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, इसीलिए हम इनको प्लेट्यूज की कैटेगरी में रखते हैं। और ये क्या होते हैं? हमारे माउंटेन्स की कैसी शेप होती है? कॉनिकल शेप होती है। प्लेन्स, जैसे कि हम प्लेन्स पे रहते हैं, ठीक है। और वैलीज यानी कि जो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है, जो लो एरिया होता है, डैट इज़ कॉल्ड वैलीज। The lithosphere is that realms of the earth through which most of the needs of humans are met. It is also an important source of minerals and power resources. अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इनके अंदर क्या है? लिथोस्फेयर, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है वो आपको मोस्टली कहाँ रहता हुआ मिलेगा? लिथोस्फेयर पे ही रहता है। और लिथोस्फेयर पे रह के ह्यूमन्स की जितनी भी नीड्स है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। अब देखिए जो आपके मिनरल्स हैं वो कहाँ? लिथोस्फेयर पे ही मोस्टली मिलते हैं, और जो पावर रिसोर्सेज हैं वो सभी आपके
लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर की बात कर रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द वाटर ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो किसका पार्ट है, आपके हाइड्रोस्फीयर का। वाटर इज फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर एंड आइस शीट। इट इज फाउंड एज लिक्विड वाटर इन ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। इट इज ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। अब ये देखिए वाटर आपके ओशियंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, यानी कि जो अंडरग्राउंड नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स होती है छोटी नदी, जो अंडरग्राउंड रिवर्स हैं वो भी आपका किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का। इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन, अब देखिए एटमॉस्फेयर में ये जो हाइड्रोस्फीयर है वो किसकी फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में है। वाटर मूव्स कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, यानी कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल लेता रहता है। जैसे कि अभी हमारा वाटर है लिक्विड फॉर्म में, अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या आइस बन जाएगा, आइस से फिर वो लिक्विड बन जाएगा। तो वो वाटर जो है वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता रहता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अगर हम वाटर को गर्म करते हैं, हीट पे उसको रखते हैं, तो वाटर वेपर बन के स्काई में चला जाता है, फिर वहाँ पे वो क्लाउड बन जाता है। तो मीन्स इस तरह से जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म, यानी कि अलग अलग शेप में, अलग अलग रूप में वो चला जाता है। नाउ एटमोसफेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट एनवेलप आवर अर्थ। कहते हैं कि जो एटमोसफेयर है वो एक पतली सी एयर है, हवा है, जिससे कि हमारी अर्थ ढकी हुई है, यानी कि एनवेलप, यानी कि जैसे आप एनवेलप होता है ना, उसके अंदर कोई चीज़ होती है, वैसे ही हमारी अर्थ है और उसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि हम एटमॉस्फेयर के एनवेलप पे अर्थ रहती है। लिफाफे में, एनवेलप मीन्स लिफाफा। It is very dynamic in nature. It is held to the earth by the gravitational force. The atmosphere contained various gases, included the life-giving oxygen and carbon dioxide. It is also contained dust and water vapor. The atmosphere protects us from the harmful rays of extreme heat of the sun. It controls the extremes of temperature during the day and night. The changes in weather and climate are also due to the presence of the एटमॉस्फेयर। अब ये देखिए हमारी जो ये एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से वो हमारी अर्थ के सराउंडिंग है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड है, हमारी जो जीवन देने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहोगे हमारे लिए ऑक्सीजन तो ठीक है, लाइफ गिविंग, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए नेसेसरी है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, कि बाहर छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी है और हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। इट ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर। अब देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट है और वाटर वेपर, जिनकी जब वाटर लिक्विड वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है तो वो वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है वही हमें सन की हार्मफुल रेजेस से बचाता है और सन की एक्सट्रीम हीट, जो बहुत ज़्यादा हीट है, उससे बचाता है। इट कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर है वही टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होने देता है ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता है। तो ये हमारा सारा काम कौन करता है, एटमॉस्फेयर करता है। द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे वेदर और जो क्लाइमेट है वो चेंज होते रहते हैं। कभी विंटर है, कभी समर है, कभी स्प्रिंग है। ये सभी किसके वजह से होते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से ही होते हैं। नाउ बेटा निटी-ग्रिटी। द कर्मन लाइन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, यानी कि हम अर्थ के सरफेस से ऊपर स्काई में जाते हैं 100 किलोमीटर, और माइल्स कितने होंगे, 62, कॉमनली रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस। यानी कि जो 100 किलोमीटर पर कर्मन जो लाइन है वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में क्या किसका काम करती है, एक बाउंड्री का काम करती है। डेट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। रीड चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू वीडियो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। थैंक्स अ लॉट बेटा।